हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। एंड ये हमारा पहला एवर पॉडकास्ट है हमारे चैनल पर। और जब भी अगर आप कुछ भी नया चीज़ करते हैं तो जो फर्स्ट गेस्ट है, जैसे कि हमारे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, तो जो फर्स्ट गेस्ट है वो ज़्यादा ही स्पेशल रहते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर में हम बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले, बट यस, हमारे जो फर्स्ट गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहते हैं, आप सभी को पता है। तो यस, टुडे वी हैव अवर धनराज भैया इन द पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच धनराज भैया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए है ना, आपने टाइम स्पेंड किया। तो मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल, मतलब धनराज दुबे सर हमारे या तो भैया इज द बेस्ट इन द बिजनेस। तो अगर आपको कुछ भी कन्वर्सेशन करना है या तो कुछ जानना है इंडियन फुटबॉल के बारे में, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप धनराज भैया से बात करोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यस धनराज भैया, क्या हाल चाल, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत मज़ा आता है इंडियन फुटबॉल की बातें करने में, तो आई होप कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। यस एग्जैक्टली। एंड मतलब अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने भी 3-4 महीने ही, मतलब स्टार्टिंग तो पहले आपका ही चैनल देखा था एंड इंडियन फुटबॉल की तरफ से, फिर आपको देख के फिर मैं भी थोड़ा मोटिवेट हुआ कि यार चलो इंडियन फुटबॉल के अंदर जंप मारते हैं, थोड़ा डूबते हैं एंड खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो यस गाइस, आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बहुत सारे टूर्नामेंट्स के बारे में, तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। आप सभी को पता है कि ये हमारा साल वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने वाले, इंडिया में, बाहर एशिया में खेलने वाले। तो पहले धनराज सर, मतलब धनराज भैया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखो अभी हम लोग आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप पहले प्लेयर थे, देन फिर बाद में आपने यूट्यूब चालू किया। तो जब भी कोई यूट्यूब चालू करता है और कोई फुटबॉल कंटेंट बनाता है तो सब लोग ज्यादा करके यूरोपियन फुटबॉल पे फोकस करते हैं। तो ठीक है, यूरोपियन फुटबॉल पे फोकस करते हैं, बट आपका कैसा रहा? एंड आपने जब भी स्टार्ट किया था तो आपका वो कैसा था, आपका थॉट प्रोसेस कैसा था? तो जरा बताइए हमें वो सब के बारे में। मेरा थॉट प्रोसेस, देखो, सबसे पहले तो मैं उस टाइम पे जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, हम्म, उस टाइम पे मैं एक एजेंसी स्टार्ट करने की सोच रहा था। तो ओके। मैं प्लेयर्स तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता था कि कैसे आप यूरोप जा सकते हैं, कैसे इंडिया में एजेंट मिल सकते हैं। तो ये हम्म, सब चीज़ें मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था, रीच आउट करना चाहता था प्लेयर्स तक, जो हम्म, बहुत शायद गाँव में भी रहते हो, जिनको प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। तो वो हम्म, सब करने के लिए मुझे कोई एक सोर्स दिखा कि यूट्यूब वो सोर्स हो सकता है। मैंने हम्म, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू किया। और इंडियन फुटबॉल केवल इसलिए किया क्योंकि बिकॉज एक तो इंडियन फुटबॉल, एक तो बचपन से वो था कि इंडिया के लिए कुछ खेलना है, पहले तो वो था, और था हम्म, इंडिया के लिए कुछ करना है। तो वो खेलने वाला प्रोसेस तो टूट गई थी लिंक, तो अब सोचा कि कुछ और करके देखते हैं। तो बराबर। यूरोपियन फुटबॉल का शुरू से मेरा एक माइंडसेट रहता था कि यार 1,000 लोग 2,000 लोग तो शायद यूरोपियन फुटबॉल की बातें करें, लेकिन इंडियन फुटबॉल की बातें कितने कर रहे हैं। तो हम्म, मैं वो समझता था कि हमारा फुटबॉल आगे बढ़ेगा तो हम्म, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेसी रोनाल्डो तो वो आगे बढ़ने वाले हैं और ऊपर जाने वाले हैं। बराबर। उनकी कंट्री तो ऊपर जाएगी जाएगी। और पोर्चुगल का, अर्जेंटीना का, इंग्लैंड का है। इंडिया वाले भी हम्म, बात करते हैं, जापान वाले भी, कोरिया वाले भी उनके बारे में बात करते ही है। तो कोई मतलब मैं उस बारे में बात करता तो कोई नया नहीं हो जाता, वही रहता सेम। तो मैंने एग्जैक्टली। सोचा मैं तो इंडिया के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और उनको भी बराबर। रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो हम्म, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं ट्रोल भी करता था, मैं क्रिटिसाइज भी करता था, लेकिन मैं सब चीजें हाँ। करता था। बिकॉज अच्छा। आप ऐसा नहीं कि आप है ना बस लड्डू दे के आपको बस भेज देना कि हाँ बेटा तुम तो अच्छे ही कर रहे हो चाहे गंदा भी कर रहे हो। तो सब बराबर। चीजों पे फोकस करता था। और हम्म। इंडियन फुटबॉल मतलब मेनली वही था कि इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करना, इंडियन फुटबॉल के लिए कुछ करना, इसलिए फोकस स्टार्टिंग से इंडियन फुटबॉल ही रहा था। अच्छा, ओके। एंड मतलब आपने, मतलब स्टार्टिंग से ही इंडियन फुटबॉल को ही चालू किया था मतलब देखना है, या तो कब, कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? और आईएसएल भी 2014 में आई थी, तो थोड़ा आपने कभी स्टार्ट किया देखना, तो उसके बारे में। फुटबॉल, देखो, सबसे पहले फुटबॉल मैंने हम्म। जिंदगी में अपनी पहली बार फुटबॉल देखी थी 2006 में। ठीक है, मतलब ओके। 2006 में जब मैं पहली बार बोर्डिंग स्कूल में गया था, क्योंकि वहाँ ओके। पे क्रिकेट नहीं था तब तक। मैं केवल क्रिकेट फैन, क्रिकेट क्रिकेट धोनी और ये सब, सचिन अच्छा। तेंदुलकर, सहवाग पाला था मैं भी। ओके। फिर तो उसके बाद में मुझे बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं और वहां पर हम्म। फुटबॉल या बास्केटबॉल, कबड्डी, ऐसा कुछ भी खेल सकते, क्रिकेट नहीं है। तो अब अच्छा। कुछ तो खेलना है, तो फुटबॉल सबसे इंटरेस्टिंग गेम है, तो फुटबॉल खेलना चालू किया, तो वहां से फुटबॉल खेलना चालू किया। अब हम्म। फुटबॉल में पहली बार किसी प्लेयर को देखा था, रोनाल्डो को। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे मतलब रोनाल्डो ऐसा आ रहा था धीरे धीरे। प्रोग्रेस। तो रोनाल्डो को पहली बार देखा तो उसको एक आइडल के रूप में देख लिया, फिर कि ये इसका जैसा बनना है वैसा। अच्छा। फिर
और लेकिन फुटबॉल मैचेस वगैरह कुछ नहीं देखे, क्योंकि हम तो बोर्डिंग स्कूल में था, मैच वैच तो देख ही नहीं सकते थे। तो बराबर। फिर जब मैं कभी कभी जब गर्मी की छुट्टियों में घर पे आता था 1-2 महीने के लिए, तो हम्म। उसमें ये चैंपियंस लीग वगैरह और ऐसा रियल मैड्रिड और ये उस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा एकदम हाइप पे थी। ओपन और पे थी। रोनाल्डो, हाँ, और रोनाल्डो भी मैनचेस्टर में खेला करता था। तो वो हम्म। रोनाल्डो के चक्कर में थोड़े बहुत मैनचेस्टर के मैच देख लिए। तो मतलब इंडियन फुटबॉल का तो कोई सीन ही नहीं था, मतलब टोटल हम्म। यूरोपियन फुटबॉल। और जैसे वर्ल्ड अच्छा। कप 2010 का लाइफ में पहली बार वर्ल्ड कप 2010 वाला देखा था। अच्छा। तो वैसे फुटबॉल देखना चालू किया था। इंडियन फुटबॉल लाइफ में पहली बार देखा था जब मैं 12th क्लास में था, तब मैंने आई लीग देखी थी पहली बार। ओके। और तो उस टाइम में मतलब स्कूल वगैरह थे, तो मैं उतना तो नहीं देखता था, लेकिन देखी थी पहली बार। फिर हम्म। 2013 में जब बेंगलुरु एफसी बना था, ओके। हाँ। वहां से मतलब प्रॉपर मैचेस देखना, इंडियन फुटबॉल फॉलो करना, वहां से मतलब प्रॉपर 2013 से चालू किया था। अच्छा। ओके। एंड अगर आप मेरी भी बात करोगे तो मैं भी पहले क्रिकेट फैन ही था। यस, 2014 में आईएसएल जब भी आया था तो भी नया नया जोश था कि एटीके को फॉलो किया था मैंने और मेरे भाई ने। और लेकिन तभी कुछ इंडियन फुटबॉल के बारे में पता नहीं, और तभी तो फुटबॉल के बारे में नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज टोटली क्रिकेट फैन। क्रिकेट क्रिकेट ही चलता था और घर में भी ज्यादा कोई फुटबॉल देखता नहीं था। तो वो तो अभी आप बोल सकते कि मैंने यूरोपियन फुटबॉल दोनों इंडियन फुटबॉल स्टार्ट किया है, तब जाके थोड़ा घर में मालूम पड़ा कि हाँ चलो फुटबॉल भी क्या है, कुछ इसमें भी कुछ होता है। और अगर आप मेरी बात करोगे वर्ल्ड कप की, आपने बोला कि आपका 2010 फर्स्ट था। मेरा फुल प्रॉपर नॉलेज अगर आप देखोगे 2022 ये पहला वर्ल्ड कप था जहां पर मुझे सब पता था। एंड आप सभी को, आपको तो पता है कि वो वर्ल्ड कप खतरनाक रहा ये वाला रिसेंटली। तो यस सर। एंड अभी अगर आप देखोगे कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था, मतलब ये जो यूट्यूब चैनल है। एंड मतलब आपको कौन से टाइम पे लगा कि चलो जब भी आप प्लेयर हो, ठीक है, अभी आप प्लेयर हो और आपको एक मोमेंट आ गया कि हाँ यार अभी इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, या तो कुछ आपकी लाइफ में हुआ कि जिसके कारण आप प्लेयर का आपने सोचा कि यार प्लेयर तो नहीं है बट अभी और कुछ करना है इंडियन फुटबॉल के लिए, फिर बाद में आपने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया। देखो, मैंने पहले से एक वो सेट रखा था, क्योंकि एक तो जहां से मैं आता हूँ उस हिसाब से मैं फुटबॉल में ऑलरेडी लेट था। मतलब हम्म। फुटबॉल में आपको, अगर आपको एक टॉप लेवल पे खेलना है, तो आपको हम्म। 18 की एज में तो एटलीस्ट एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। और हम बराबर। तो ऐसी जगह से आते हैं जब 18 में तो दिमाग की बत्ती खुलना चालू होती है, ठीक है। तो 18 में तो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ऐसा कोई सीन ही नहीं हो सकता। तो मेरा ऐसा था बराबर। कि यार कम से कम जहां से मैं आता हूँ उस हिसाब से 23 में करना है, ठीक है। अच्छा। तो हम्म। 23 के हिसाब से सही, सब सही भी चल रहा था ऑलमोस्ट। हम्म। था ही कि 23 में आई लीग खेलेंगे हम श्रीनिधि से। हम्म। लेकिन फिर वो प्रोसेस जरा बीच में हो गया कि कोविड आया और मुझे इंजरी, बराबर। मैं इंजरी से बहुत, मतलब मेरी बहुत दुश्मनी है इंजरी से, क्योंकि मेरे मेरे एक एक साल गए हैं इंजरी में, मतलब एक एक साल तक इंजर्ड रहा हूँ मैं, ऐसी बेकार बेकार से अच्छा। इंजरी। हमारे यहाँ पे फिजियो नहीं होते, ठीक है। हाँ बराबर। तो फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम है और प्रॉपर गाइडेंस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है। और हम्म। ये तो चलो, उस टाइम तो ट्रायल नहीं पता चलती थी, आज तो ऐसा कि वो पेजेस बने, ट्रायल पता चल जाती, तेजी। फटाफट यहाँ चल जाओ वहां चल जाओ। पहले ट्रायल ही बराबर। नहीं पता चलती थी। तो हम्म। ऐसी काफी चीजें, समस्याएं झेली है। फिर तब कोविड वगैरह के टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे वो लगा कि यार देखो, एज जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। हम्म। उस टाइम पे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। फिर एजेंट्स वगैरह ने जब वो सामने से बोले यार, हमारा प्लेयर जो कोच है सामने, वो तो 18-19 साल प्लेयर देख रहे हैं, हमारी हम्म। एज होगी 23। तो क्लब, मतलब क्लब मिलेगा, लेकिन वहां पे फिर कैसा सिनेरियो रहेगा, प्लेइंग देंगे कि नहीं, और ये तो वो एक अलग चीज आती है फिर माइंड में। यार फिर ऐसा लगता है यार, फिर मतलब 17-18 साल के बच्चों के अगेंस्ट फिर बैठना भी पड़ेगा क्या? तो फिर वो काफी दिमाग में चलने लग गया था। और बराबर। फिर और फिर एसीएल हो गया। अब एसीएल बराबर। हुआ, फिर उसकी रिकवरी कब होगी, वो सब चीजें दिमाग में घूमने लग गई। तो इतना दिमाग, इतना वो हो गया, मतलब पूरा पागल सा। तो फिर क्या किया जाए, तो उस टाइम पे फिर ऐसा है कि यार फुटबॉल, अब तो क्या, एसीएल भी था, अभी भी है, इसका सर्जरी तो मैं नेक्स्ट समर में करवाने वाला हूँ। अच्छा। तो अब वो, मतलब चीजें काफी पूरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो फिर बराबर। फाइनली फिर सोचा कि यार अब खेलना तो अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम्म। बहुत ज्यादा हो गया, एज आपकी 23-24 हो चुकी है। आप अभी इंजर्ड हो, अभी रिकवरी में 25 से 26 पे आ जाओगे, फिर तो और हम्म। मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर है बराबर। ना, मैं सच बताता हूँ, अगर ये कोविड नहीं आता ना, तो सब कुछ हम्म। सेट था, क्योंकि मैं रसिया में अच्छा। था, रसिया से आया था। और यहाँ पे अच्छा। मस्त, मतलब क्लब्स पूरे सेट थे। लेकिन वो एकदम यस। से पूरा बंद हो गया, और वो बंद इतना लंबा बंद हो गया कि फिर वो बहुत ही ज्यादा हो गया टाइम। तो वो पूरा एग्जैक्टली। फिर बिगड़ गया। तो मैं, देखो मैं, होता है कि एक तो अपन ब्लेम कर सकते हैं, हाँ ये और वो, तो मैं ब्लेम और एक्सक्यूज तो नहीं,
लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद वो डेस्टिनी में होता है कि कभी-कभी आपकी लाइफ में कुछ और होता है और वो ले दे के आपको बराबर, वहीं पे जाना ही पड़ता है। तो वैसा हो बराबर, गया, मैं ऐसा समझता हूँ और मैं शायद इस लाइन पे आ गया, तो आज तो मैं पहले खेलना चाहता था, आज मैं शायद दूसरों को खेलने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, तो वो एक अच्छी बराबर, बात। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा एंड सीन था। ओके एंड वो तो आपने एशियल की बात की, तो आई होप आप मतलब आप जब भी आपका सर्जरी या तो ना कराएंगे, तो आई होप आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके एंड वो जो आपका जो है ना रिकवरी ये रिकवरी पैटर्न वो आप सही से हो जाए एंड आपका मतलब जो आपने रशिया बोला, तो आप रशिया के ऊपर बोल सकते हो थोड़ा कि कैसे चांस मिला आपको, मतलब आपने अभी बोला ना कि रशिया से रसिया आप आए थे। रसिया में गया था डेवलपमेंट के लिए, जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं वैसे। ओके। बिकॉज़ उस टाइम पे क्या था कि हमने एक लीग खेली थी श्रीनिधि में, और हम्म, उसके बाद था कि अच्छा। आपको थोड़ा-सा गैप है, भई आई लीग में हमको आने में थोड़ा टाइम है, तो अभी कहाँ पे खेलें? तो हम्म, अब उस टाइम पे ऐसा था कि या तो आप कोई लोकल लीग में भी जा सकते हो, या कोई शॉर्ट हम्म, टर्म के लिए कोई क्लब में चले जाओ, कोई भी स्टेट लीग के। तो एक ही ऑप्शन था। हम्म, तो मेरे दिमाग में ऐसा बराबर, है कि यार जब थोड़ी टाइम खेलनी है तो थोड़ा-सा फॉरेन डेवलपमेंट लेके देखते हैं, सब लोग जा रहे हैं, कुछ तो होता ही होगा, उधर से कुछ-कुछ करके बराबर, आ रहे हैं। अब बराबर, मेरा पहले फॉरेन जाने का बहुत विचार था 18-19 साल की एज में, जब मुझे पहली बार दिमाग खुला था ना कि यार फुटबॉल, तो तब लेकिन मुझे वीज़ा मिला नहीं था स्पेन वगैरह का, अच्छा, तो ओके, वो मैं जा नहीं पाया था। तो हम्म, फिर मैंने अभी फिर मैंने जब मैं 22-23, तो बहुत एज हो गई थी, है ना, 22 साल हम्म, की एज में मैंने सोचा कि कहाँ जाऊँ? ऐसी जगह जानना चाहता था मैं जहाँ पे मैं वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो और मैं थोड़े टाइम खेल लूँ। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा ढूँढ रहा था, तो कुछ लिंक के थ्रू मुझे रसिया का पता चला, और रसिया का दोस्तों ने बताया कि भाई रसिया का वीज़ा इंडियंस का रिफ्यूज़ नहीं होता है, आप जा सकते हो। अच्छा, ओके, तो मैंने कहा फिर दूसरा एक वो भी चल रहा था, एक चल रहा था सऊदी साइड जाने का, कि सऊदी साइड जाओ। अच्छा, तो सऊदी साइड का लेकिन लिंक मिली नहीं, कोई कोई क्लब से बात हुई नहीं, हम्म, कुछ हुआ नहीं। तो रसिया बराबर, में ऐसा था कि वहाँ पे लिंक जल्दी से हो गया और वहाँ की प्रोसेस बहुत ईज़ी होती। तो सामने हम्म, वाले भी बहुत उन्होंने भी कहा कि बस आ जाओ, आपका जो जब आना है आपको। तो वो बराबर, ऐसे फिर मैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं चला गया। मतलब वो तो ऐसा था कि 10 दिन में सब काम सही बराबर, हो गया। ओके, प्रोसेस वगैरह हो गया एंड देन आपका जल्दी भी हाँ। हो गया और हुँ। सिवाय एक अभी मतलब थोड़ा मतलब अभी तक तो हम लोग पर्सनल पे बात कर रहे थे, तो एक सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक फिर बाद में अपन इंडियन फुटबॉल पे आते हैं। तो आपका मैं मतलब अभी मेरी भी फाइनल ईयर खत्म हुई है, अभी ऑलमोस्ट एग्जाम दिया है, तो मैं भी ये यूट्यूब चल रहा है, तो आपका एजुकेशन थोड़ा बता सकते हो, या तो अभी आप रिसेंटली क्या कर रहे हो, इफ यू वांट टू, या तो हम लोग। एजुकेशन तो मेरा भाई कुछ नहीं है, अच्छा। ऑनेस्टली, ठीक है? क्योंकि हुआ हम्म, क्या था, मैं एजुकेशन के ऊपर बताता हूँ। एजुकेशन के हम्म, रिगार्डिंग मेरी इच्छा थी करने की बीबीए और एमबीए, ओके, ठीक है? जब हम्म, मैं 12th में था जब, हम्म, तो मैंने एक दिल्ली का कॉलेज है, कॉलेज को मैंने कॉल किया, मैं बीबीए में बराबर, एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है? ओके, हम्म, और वो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आ जाओ, वहाँ पे विज़िट कर लो और जो भी प्रोसेस रहेगी ऐसा-वैसा। उन्होंने बहुत सारी 1-2 घंटे बात हुई मेरी। हम्म, फिर मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली, देखो मुझे फुटबॉल खेलना है। हाँ, तो मुझे बीबीए ऐसे करना है कि मैं बीबीए करना भी चाहता हूँ, और लेकिन मैं फुटबॉल पे भी उतना ही टाइम देना चाहता हूँ जितना मैं बीबीए पे भी देना चाहता हूँ। तो ओके, वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि यार फुटबॉल-वुटबॉल में क्या रखा है, बीबीए करोगे, फ्यूचर में लाखों कमाओगे, फुटबॉल में क्या है? उस टाइम 2012 के टाइम पे तो सही में फुटबॉल कुछ नहीं था। बराबर बताइए, वहाँ वहाँ मुझे बड़ा बड़ा बुरा लग गया। मैंने कहा नहीं कर रहा, फिर मैंने कहा मैं नहीं कर रहा बीबीए, अच्छा, और फिर मैं केवल फुटबॉल खेलने लग गया। ये तो फिर फिर यस, फिर बाद में एक्चुअली में हुआ है कि फिर बाद में मुझे अभी 3 एक साल पहले पता चला कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अब वो मूड नहीं आता। हाँ, बराबर, वो लिंक टूट ठीक है? जाती है। हाँ, वो लिंक टूट जाती है। तो फिर मैंने कहा भाई छोड़ो, फिर अभी की बात हुँ, है। अब भी हाँ, पिछले साल मैं एक बार फिर कॉलेज गया। मैं गया, अच्छा, प्रॉपर पूछा मैंने कि यार मेरे को हुँ, कॉलेज करना है, ठीक है? हाँ, फिर मैंने मैंने सोचा यार मैं स्पोर्ट्स साइंस कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने पूछा वहाँ पे मैंने क्या-क्या, अब भाई उन्होंने जो बताया कि आपको इतने दिन तो कॉलेज आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना, मैंने कहा नहीं यार मेरे से नहीं होगा। फिर वो फिर तो वो एक्चुअली में होता है, मतलब सही हुँ, बात बताऊँ, अगर आप 12th के बाद रेगुलर कंटिन्यू नहीं करते हैं, हुँ, बहुत मुश्किल है। वो तो तो है ही है। देखो, और एक और चीज़ है कि भाई मेरी लाइफ बहुत अलग है।
अगर कोई ये सोचे कि भाई धनराज भाई ने तो पढ़ाई नहीं करी तो हमारा भी सब, भाई ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मेरी ट्रैक अलग है, ठीक है। बराबर। आप हो सकता है आपका ट्रैक अलग, आपकी फैमिली अलग, मेरी फैमिली अलग है भाई, मेरी फैमिली में चीजें अलग है, आपकी फैमिली में हो सकता है चीजें अलग हो, तो बराबर। किसी को मतलब इस मामले में तो मुझे बिल्कुल फॉलो मत करना, ठीक है। और मैं हमेशा हमेशा मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ कि एजुकेशन इज फर्स्ट, ठीक है। बराबर। देखो मैंने कॉलेज एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतनी सारी रिसर्चें पढ़ी हुई है, इतनी सारी चीजें, थीसिस वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, अच्छे लोगों के अच्छा। साथ रहा हूँ, बड़े बड़े कोचेस के साथ मैंने गाइडेंस लिया, तो वो ओके। उस वजह से मेरा वो नॉलेज अच्छा है जो मुझे शायद कॉलेज हम्म। एजुकेशन में मिल भी नहीं पाता। बराबर, तो वो तो है। तो एक बात है, तो इस चीज में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज में मुझे मत फॉलो करिएगा, आप कोई देखे तो। एग्जैक्टली। तो भाई अगर किसको मतलब अगर आपको पढ़ाई छोड़ने का भी है तो एटलीस्ट 15 तक मतलब जो ग्रेजुएशन रहता है वो कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ से दूसरे सोर्स में आना है तो आप जा सकते हो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंडियन फुटबॉल, तो भाई एक्चुअली अगर आप पहले बात करोगे तो आपके हिसाब से अभी नई नई कमेटी आई है एआईएफएफ की, हमारे कल्याण चौबे जी एंड शाजी प्रभाकरन जी की, तो उनके मतलब ये कमेटी के अभी 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 थोड़े थोड़े टाइम हुआ है, इनिशियल स्टेजेस है, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं बोलूंगा कि थोड़े लूप होल्स भी है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कवर नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा बताइए कि आपका क्या थॉट है और आपका क्या लग रहा है कि अभी तक कैसे काम कर रहे हैं, और जो आपके हिसाब से 3 से 5 ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं हमको जो इम्प्रूव करना है इंडियन फुटबॉल पे, बट आपके हिसाब से जो टॉप 3 to 5 आप बता सकते हो कि यार हाँ यार ये 5 चीज तो पहले करने ही है हमें इंडियन फुटबॉल में, सो दैट हम लोग थोड़ा और अच्छे से तरीके से आगे जा सके। तो देखो, एक सबसे मेन चीज इनिशिएटिव्स जो बोले गए हैं, मतलब इनिशिएटिव्स का अनाउंसमेंट ही हुआ है, ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं है। तो अनाउंसमेंट में सबसे पहले जो बोला है ना कि फुटबॉल फॉर स्कूल जो फीफा वाला है, बराबर। वो 90% अगर ने कर दिया सही, 100% तो मैं बोलता भी नहीं क्योंकि नहीं हो सकता, और 90 भी नहीं बोल रहा मैं, अगर 50% भी हो गया सही से, तो एक आधा काम वैसे ही हो गया। लेकिन बराबर। बात वही है कि फुटबॉल फॉर स्कूल होगा कि नहीं होगा हर जगह, क्योंकि देखो आप बोलते हो कि भाई फुटबॉल फॉर स्कूल आ गया, अब दिल्ली में, जयपुर में, जो मेन मेन सिटीज है, वो बड़ी बड़ी सिटीज में करवा दिया, बोले फुटबॉल फॉर स्कूल हो गया, तो वो तो कोई मतलब की बात ही नहीं है। बराबर। आपको हमारी सिटी जैसे सिटी में फुटबॉल फॉर स्कूल होना चाहिए, तो कोई मतलब की बात है, क्योंकि भोपाल एग्जैक्टली। में जो पेरेंट्स है, बच्चे, उनको सेंस है, यहाँ नहीं है। बराबर। तो फुटबॉल फॉर स्कूल सबसे पहले तो वो होना चाहिए। अब जो हम्म। इन्होंने बेबी लीग चालू करी है, बराबर। जो बेबी लीग वगैरह करवाना चाह रहे कि हर जगह, और एक वो ग्राउंड साइज और सब बता दिया, अब इतने प्लेयर रहेंगे, तो ये भी अब आपने ला दिया है, ठीक है। अब इसका पहुंचा, क्योंकि इस फुटबॉल फॉर स्कूल तो अलग चीज है, अब बेबी लीग अलग चीज है। अब आप बताएं आज की डेट में कितने, चलो अगर आप स्टेट एफए बोलेंगे, स्टेट एफए तो बहुत सारे स्टेट एफए बेबी लीग करवाते, सब स्टेट एफए करवाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल पिछले, अगर उसकी बात करें पिछले साल की, चलो पिछले साल की बात करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में बेबी लीग देखी थी मैंने, केवल कितने 50 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में, वो भी उन्होंने खुद ने कराई थी शायद, उसमें अच्छा। शायद फेडरेशन ने पैसे से नहीं, शायद नहीं दिए थे। तो ऐसे बेबी लीग करवाना है तो फिर तो मत ही करवाओ, ठीक वो है। तो है ही है। तो हाँ, तो दूसरा ध्यान देना बेबी लीग पे। हम्म। तीसरा सबसे ये तीसरा जो कि मतलब कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसे ही है, वो है कि स्टेट एफ से डायरेक्ट लिंक, हम्म। कि हम पैसा दे रहे हैं, कि हाँ। हमारी निगरानी में पैसा जाएगा, हम कहाँ जाएगा वो भी हमको ही पता रहेगा, मतलब बराबर। खुला रहेगा। ऐसा नहीं कि हम्म। आपको दे दिया अब आप कर लो हम्म। और हमको खाली ऑडिट रिपोर्ट में बता देना कहाँ कितना यूज कर लिया आपने, फिर तो बराबर। गलत है, फिर तो हम्म। जो सेम प्रोसेस ही है पिछली कमेटी वाली। हाँ, बराबर। तो नई कमेटी आई है तो ऑडिट रिपोर्ट खुली रखो, और मैं तो बोलता पब्लिक करो, बराबर। क्योंकि अगर वो जो 21 लाख देने की बात है, 21 लाख में से वो फिर 1 लाख कितना रुपए है? खर्च करके 20 खा लेंगे। वो ठीक है, तो है ही है। तो वो कोई मतलब की बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। हम्म। फिर एक जो चौथी चीज मुझे चलो एक तो बहुत अच्छी चीज कर दी कि हमारे नेशनल टीम वाले टूर्नामेंट वगैरह तो सब अच्छे कर दिए उन्होंने अभी, तो उसके ऊपर तो मतलब उसके ऊपर तो कोई बोलेगा भी नहीं अभी। अब बराबर। एक बात आती है कि आपने आईएसएल में, चलो आईएसएल और उसमें अब वो ला दिया है सिस्टम कि अब आपका प्रमोशन होगा, रेलीगेशन तो चलो बाद में होगा, लेकिन नीचे जो स्टेट लीग्स है, हाँ। स्टेट लीग्स में जो करप्शन होता है, जैसे बड़े अच्छे स्टेट एफ में तो शायद नहीं भी होता भी हो तो अंदर अंदर होता होगा, जो हमारे जैसे स्टेट है, ये सेंट्रल इंडिया के, भाई यहाँ पे अभी, तो इनको सबसे पहले तो बोलो कि आपको स्टेट लीग कराना कंपलसरी है, हाँ।
और स्टेट लीग कराना कंपलसरी हो तो ठीक है, और उसका कि स्टेट लीग करवाओगे उसमें पॉलिटिक्स मत करना, ऐसा नहीं कि ये इसका क्लब है तो इसके क्लब को कैसे भी करके सेकंड डिवीजन आई लीग के लिए क्वालिफाई करवाना, वो मत कराना है, क्योंकि वो होता है इधर इधर एमपी लीग में ये ऐसे ही होता है। तो ये चीजों को भी रोक लगाना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सामने से यहाँ पे भी क्या केस हुआ था, यहाँ पे एक टीम को क्वालिफाई करवाना था तो एक टीम को कॉल करके बोलते तुमको 20 गोल खाना है कल, वो सामने वाली टीम ने 20 गोल खा लिए, वो अगली टीम गोल डिफरेंस में ऊपर जाके क्वालिफाई करे, तो ये क्या बात है, इसमें अगले ने क्या, अगले तो भाई फिर क्या क्या अगली बार क्या आएंगे फिर वो एग्जैक्टली वो तो है ही है। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर बहुत खासा ध्यान देना है। और एक और चीज है कि संतोष ट्रॉफी वगैरह जो चीज है, और जैज संतोष ट्रॉफी नहीं बोलूंगा, कोई दूसरा अदर टूर्नामेंट में इनकी मार्केटिंग अच्छे से करो, मार्केटिंग आप जीरो कर रहे हो, जैसे अभी हाल ही में जो आज चला कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप और उसकी एडवर्टाइजमेंट की, तो भाई मार्केटिंग चलो ये तो चलो कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है करके बड़ी मुश्किल से आपने लोगों के कहने पे डाल दिया। संतोष ट्रॉफी का तो जीरो मार्केटिंग है, आई लीग की जीरो मार्केटिंग है, आईएसएल की मार्केटिंग जो मैंने 2014 में देखी थी, वो ये दिवाली फुटबॉल वाली और वो खतरनाक करवाता था, वो जो मार्केटिंग थी उस टाइम पे, वो वैसी मार्केटिंग हमने उसके बाद देखी नहीं, तो जीरो मार्केटिंग है। तो जब आप मार्केट ही नहीं बढ़ाओगे, उसका दिखाओगे नहीं लोगों को, एंगेजमेंट ही नहीं आएगी, तो उसको पब्लिक कैसे देखने जाएगी? बराबर, तो ये ऐसी कुछ चीजें मुझे लगती है जिनके ऊपर काम करना चाहिए। वैसा हाँ बराबर। और आपने वो एक स्टेट लीग की बोली थी कि ये मेरी प्रेफरेंस है, तो आपने उसके ऊपर 2-3 वीडियो भी बनाए थे कि ना कि ये ऐसे ऐसे एसोसिएशन ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई ये मेरी टीम है तो इसको थोड़ा ऊपर करवा देते हैं, एंड बाकी जो डिजर्विंग टीम है उसको आगे भेजते नहीं है, या तो ये लोग कंप्लेंट भी क्या था, एक वीडियो में आपने बोला था कि कंप्लेंट भी दर्ज की बट उसके साथ कोई एक्शंस वगैरह लेते नहीं है। एंड दूसरा पॉइंट मेरे को काफी अच्छा लगा जो मार्केटिंग है, बिकॉज जो भी स्टार्टिंग में था तभी वो जो एड्स आते थे, जो मार्केटिंग ये लोग करते थे, आपने से बोला दिवाली वगैरह, एंड वो खतरनाक था, वो अच्छा भी लगता था देखने के लिए, एंड थोड़े ये भी आते थे, बट अभी तो कुछ है ही नहीं। एंड मतलब स्टार स्पोर्ट्स के बारे में तो क्या ही बोले, तो सबको पता ही है, और ट्विटर पे तो सब चलता ही रहता है, और तो वो तो है। एंड अभी थोड़ा टूर्नामेंट के ऊपर आ जाता है कि ना, तो फर्स्ट अप मैं अपना जो हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। और हमारी जो टीम है, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम, बहुत लोग हिस्ट्री में बोलते हैं, बट मैं हिस्ट्री को थोड़ा डिनाई करूंगा, बिकॉज हिस्ट्री देखो जो एक गोल्डन एरा था जहाँ पर मैदान मूवी आ रही है, तो वो भी काफी मतलब वो तो तगड़ा पीरियड था, बट मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि जो रिसेंट ईयर्स है मेरे हिसाब से ये टीम अच्छी है, बिकॉज यंगस्टर्स भी भरे भरे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा जो परसों से टूर्नामेंट है हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप, तो उसके ऊपर आपकी क्या उम्मीद है, एंड ना आप क्या बोलते इसको, मतलब कौन सा भी टूर्नामेंट हम लोग देखते हैं तो थोड़ी इच्छा ही रहती, थोड़े होप्स रहती कि हाँ ये हो जाना चाहिए, या तो ये प्लेयर थोड़ा डेवलप हो जाना चाहिए, कि ये प्लेयर इसके गोल्स आते, तो इसके ऊपर मतलब आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये वाले टूर्नामेंट में अभी जो आएगा इंटरकॉन्टिनेंटल कप के? ये वाले टूर्नामेंट में एक चीज तो मैं सबसे पहले तो एक चीज ये देखना चाहता हूँ, एक टैक्टिक्स देखना चाहता हूँ कि क्या एक फॉर्मेशन यूज करते गोल्स में, जैसे पहले 4-4-2 देख ली, 4-3-3 भी देखी, अभी हीरो ट्रांजिशन सीरीज में सक्सेसफुल रही अभी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला कि वी विल ट्राई डिफरेंट टैक्टिक्स, ठीक है। तो अभी इसमें वो चीज क्या दिखेगी हमको, बिकॉज आपके अगेंस्ट 3 अलग अलग टाइप की टीम है, एक लेबनान आती है, एक आएगी वानुआतू, एक मंगोलिया। तो मंगोलिया एक ऐसी टीम है जो बहुत ज्यादा फिजिकली नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मे बी दे विल ट्राई टू प्ले टेक्निकल लिटिल बिट। और वानुआतू एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको थोड़ा सा फिजिकल भी मिलेगा, बिकॉज उनकी कंट्री का थोड़ा सा वो अलग है, तो वो एक अलग टीम है। और लेबनान एक ऐसी टीम मिलेगी जो टोटली डिफरेंट है हर टीमों से, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग टीम तो वही है। तो 3 एक अलग डिफरेंट टीम्स है, 3 टीम्स आपके पास है, वो एग्जांपल रहेगा कि आपके पास अगर 3 डिफरेंट टाइप की टीम्स आती है तो आप किस तरह से गेम प्ले करो, किस तरह की टैक्टिक्स यूज करोगे, कौन से प्लेयर्स को आप प्लेइंग 11 में डालने वाले हो। और एक चीज मैं ये देखना चाहता हूँ, इस बार मनवीर आउट है, ठीक है, शिव शक्ति को भी नहीं लिया है, अब आपके पास ईशान पंडित, रहीम अली, अब 2 ऑप्शन आपके पास है। तो मैं देखना चाहता हूँ इस छेत्री को आप करते हो सब, मतलब बेंच पे डालते हो, तो ईशान पंडित और रहीम अली कितने काबिल है वो देखना चाहता हूं मैं मेनली। तो ये मतलब मेरा पर्सनली मैं ये देखना चाहता हूँ केवल इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, उसके थ्रू फिर हम सैफ कप के बारे में सोचेंगे कि क्या हो सकता है। एग्जैक्टली वो तो है। और मतलब अभी सब लोग तो बोल रहे हैं, मतलब मेरा अगर मुझे पूछोगे तो मुझे भी लग रहा है कि हम ये जो टूर्नामेंट है, मतलब ऑब्वियसली जो 2019 का जो टूर्नामेंट हुआ था, मतलब मैंने देखा नहीं था लाइव, बट मैंने वीडियो बनाई थी तो थोड़ा रिसर्च किया था, तो वहां पर भी
अगर आप देखो कि हमारे हमारे अलावा जैसे अभी लेबनान एक हायर कंट्री है, तो वहां पर भी सीरिया ऊपर थी, फिर बाद में जो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड एक और जो टीम थी, तो वो हमारे से नीचे थी, बट वो लोग दोनों ने फाइनल खेला था। तो मतलब आप क्या सोच रहे हो कि ये बार ऐसा होगा, या तो हमारी टीम, मतलब आपको कॉन्फिडेंट है हमारी टीम पे कि भाई हम 100% रिकॉर्ड, या तो ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, तो वैसा? देखो, जीत सकते पे मैं इसलिए हाँ बोल सकता हूँ बिकॉज लेबनान इज नॉट कमिंग विद देयर फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम, हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि मे बी मतलब हम जीत सकते हैं बिकॉज उनके इसमें काफी डेब्यू देने वाले कई प्लेयर्स को, लेकिन बराबर। उनके प्लेयर्स फिर भी क्वालिटी में देखेंगे तो हमसे अच्छे ही होते हैं बिकॉज उनकी लीग्स भी अच्छी है और कुछ यूरोपियन और इधर उधर खेलते हैं तो इस वजह से। बराबर। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स इस सीजन काफी कॉन्फिडेंट लगे हैं और अभी रिसेंटली हमने टूर्नामेंट जीता है, तो ये सब चीजें एग्जैक्टली। बहुत मायने रखती है माइंडसेट को लेकर। अभी और एक साइकोलॉजिस्ट भी हमने हायर किया है, तो काफी चीजें चेंज हो जाती है ना, जब एक माइंडसेट के हिसाब से। क्योंकि गेम प्ले तो इतना बोलेंगे कि गेम प्ले एकदम से सीधे 50 से 90% का फर्क आ जाएगा तो नहीं होने वाला, लेकिन बराबर। माइंडसेट का फर्क बहुत जरूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन विन, मतलब अगर हम एक प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसा नहीं कि ये हवा में बात कर दी, जीत सकते बराबर। हैं, बट टैक्टिक्स आपकी सही फॉलो करना पड़ेगा। सही से रहना पड़ेगा, एग्जैक्टली, वो तो है ये। और अगर मतलब मैं आपको एक थोड़ा एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि समझो अगर हम लोग पहले 2 मैच हमारे मंगोलिया एंड वनूता के अगेंस्ट है, ठीक है, तो ये 2 मैच की अगर हम मेरी बात करें तो मैं पर्सनली सुनील छेत्री सर को थोड़ा बेंच करूंगा, बिकॉज हमें पता है कि आगे भी और मैचेस होने वाले, तो उससे जस्ट थोड़ा इंजरी, ऑब्वियसली वो फिट है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि ईगोस्ट मैच किसको चांस देगा, अभी रहीम अली को चांस देगा या तो ईशान पंडिता को चांस देगा। बिकॉज अगर आप मुझे पूछोगे, मैं पर्सनली विंग्स पे चांगटे और अपना महेश को खिलाना चाहता हूँ। तो अगर समझो, मतलब आप क्या सुनील छेत्री सर को बेंच कराओगे, या तो आप डायरेक्ट मतलब सबके सब मैचेस खिलाओगे, या तो आप लेबनान के साथ ही खिलाओगे डायरेक्ट, वैसा? देखो, मैं पर्सनली मैं तो सुनील छेत्री को बेंच तो नहीं कराऊंगा, हाँ। मतलब बीच में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि बराबर। उनको खिलाना एक टीम मेंटेलिटी के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए मैं बराबर। उनको प्लेइंग में ही डालूंगा हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, फर्स्ट मैच में तो डालूंगा। फर्स्ट मैच में फिर क्या रिजल्ट आता है उस हिसाब से हाँ। सेकंड मैच में सोचा जा सकता है कि अगर, क्योंकि गेम थोड़ा समझ में आ जाएगा, बराबर। उससे मैं ऐसा लगता है मुझे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि टीम मेंटेलिटी पे पहले मैच में कोई डिफरेंस दिखे हमको। पहले मैच में एग्जैक्टली। यकीनन उनको मंगोलिया के अगेंस्ट उनको मैं बिल्कुल टालना चाहूंगा। और हम्म। अगर हम सेकंड से अगर छेत्री को नहीं खिलाते हैं तो वो एक डाउट है, क्योंकि आप देखिए अगर आप रहीम अली और ईशान पंडित में वो कंपैरिजन करते हैं, हाँ। तो रहीम अली जो है वो ज्यादातर चेन्नईयन के लिए ज्यादातर खेलते हैं मैचेस हाँ। कंपेयर टू ईशान पंडित। ईशान पंडित जैसा ईशान। कि बहुत ही रेयरली उनको खिलाते हैं, और खिलाते भी है तो एकदम सब्स्टिट्यूट में आते हैं। एग्जैक्टली। तो प्लेइंग में भी उनको डालना वो थोड़ा हम्म। सा मैं समझता हूँ, क्योंकि जब जब मैंने जमशेदपुर में उनको प्लेइंग में देखा, तो हम्म। प्लेइंग में वो, क्योंकि वो उनकी आदत ही नहीं है, क्योंकि हाँ, वो वो तो उतना, है। वो ऐसे है कि बहुत ही कभी कभी वाले हैं। तो अब एकदम हाँ। से प्लेइंग में इंडिया टीम में हम उनको डालेंगे क्योंकि वो रेगुलर खेले नहीं उतना, उनसे ज्यादा बेटर रहीम अली खेले। अब देखिए हाँ। रहीम अली भी उतनी क्वालिटी देते नहीं है, वैसे तो हाँ। क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकर में कोई देता ही नहीं है तो उतना बराबर। तो उतना सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं हम्म। ऐसा समझता हूँ कि फिर आप स्टार्ट रहीम अली से करवा सकते हो, या फिर अगर आपको ये देखने की ईशान पंडित में कितना पोटेंशियल है तो फिर आप हाँ। उनको ट्राई करके देख लो। ये ऐसा मैं समझता हूँ स्ट्राइकर्स में। अच्छा, ओके। एंड तो ये तो हम लोग बात होगी यार इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में। तो जो दूसरा है बीच में हमारा यंग ब्लू कब्स, जैसे कि बोलते हैं यंग लैड्स अंडर 17। तो एक्चुअली अगर मुझे पूछो कि मैंने सीनियर टीम देख ली, अंडर 23 देख ली, बट यार मुझे चांस नहीं मिला, बिकॉज अगर आप मेरी बात करोगे, मैंने फरवरी में आपको देखना स्टार्ट किया था, फिर मैंने प्लेऑफ्स कवर किए थे आईएसएल के, फिर बाद में तब से मेरा इंडियन फुटबॉल का जर्नी स्टार्ट हुआ कि फुल्ली डेडिकेटेड। तो तब से बीच में हमने फ्रेंडलीज भी खेले अंडर 17 के। तो अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने तो वीडियोस बनाए कि स्क्वाड अनाउंस हो गया, ये हो गया, मैं लाइव रिएक्शन भी करता हूँ हर एक मैच के बाद, ठीक है। बट मेरे को कभी चांस मिला नहीं। ये जर्मनी वाला जो टूर था वहां पर चांस मिला, बिकॉज खेलना उनकी टीम ने कवर किया था। बट मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ यार कि हमारी अंडर 17 टीम के बारे में आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो मेन टूर्नामेंट है, और बिबिन फर्नांडिस के बारे में, और जो जैसे कि बोलते हैं ना प्लेयर्स के बारे में बताइए, क्योंकि गांगटे हो गया, कोरे हो गया, कि बहुत लोग बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्या थॉट्स है हमारे अंडर 17 टीम एंड पूरा कोच उसके ऊपर। देखो, ये टीम मुझे एक वैसी टीम लगती है शुरू से ही, जब से मैंने पहली बार इनको देखा था, कि ये टीम वो लगती है जो एक चेंज ला सकती है, और इसके प्लेयर भी कुछ है ना, कुछ अच्छा कर सकते फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है। और अभी की बात करें तो टीम की जो मैंने टैक्टिक्स देखी, देखो
अभी जो हमने रिसेंट ये खेलना वाले तो मैचेस हम जो उनने कवर करे उतने प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाए, लेकिन हाँ उसके वो तो है। पहले तक की अगर बात करें, जब तक हमने कुछ फ्रेंडली मैचेस वगैरह खेले थे, जैसे यहाँ पे हम्म। उज्बेकिस्तान वगैरह से भी हुआ थे, तो हाँ उसमें एक कमी हमको लग रही थी मिडफील्ड की। हाँ। बाकी पूरी और डिफेंस में थोड़ी सी हल्की वीकनेस नजर आ रही थी, वो दो चीज। और बाकी हमारे विंग्स स्ट्राइकर्स, ये तो मतलब इसमें आपको कोई बोलने की बात ही नहीं थी। तो बराबर। वो जो चीज थी, अब देखो हम जब स्पेन टूर हुआ है उसमें अब कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो हम्म उससे देख के ऐसा लग तो रहा है कि मिडफील्ड पे वर्क हुआ होगा, मतलब हम्म। हुआ होगा तभी इतने पॉजिटिव तभी रिजल्ट आया जाके। है। तो एग्जैक्ट। अगर वो मिडफील्ड पे वर्क हो गया है, तो हमारी हम्म टीम भाई बहुत डेडली खेल सकती है अभी एशिया कप में। तो क्योंकि एक ही बराबर। प्रॉब्लम मुझे लग रही थी मिडफील्ड, क्योंकि मिडफील्ड क्या हो रहा था, वो है ना, वो पूरा गायब हो जाती थी, बराबर हाँ। बीच में पूरा खाली हो विकेट। जाता था। और तो जो अदर टीम्स थी, जैसे उज्बेकिस्तान जब हमारे साथ खेली, तो भाई हम्म। उनका जो है ना वो चेन बन जाती थी, स्ट्राइकर से मिडफील्ड उनकी कनेक्ट हो जाती थी, हमारे मिडफील्ड गायब रहती थी। तो वो बराबर। अगर हमने वो चेन तोड़ दी, अगर हम जो अगले हम्म हमारे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, तो भाई कोई हमारे को दिक्कत ही नहीं है। और जब एग्जैक्ट। आपके आगे स्ट्राइकर्स अच्छे करेंगे, तो हम्म। आगे जब स्ट्राइकर्स अच्छे करते तो भाई आपके डिफेंस में अलग ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हमारे स्ट्राइकर्स अच्छा कर रहे हैं। बराबर। और बिबियानो साहब की टैक्टिक्स की तो मतलब मैं दाद देता हूँ कि बिबियानो हम्म फर्नांडिस एक ऐसे इंडियन कोच अभी निकल के आए हैं, मतलब हम्म यूथ लेवल पे भाई। और अभी के नहीं, पहले भी, मतलब पहले भी उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, पहले की टीम जो पहले अंडर 17 के साथ उन्होंने खेला उसमें भी बहुत हम्म। अच्छे रहे उनके रिजल्ट। तो मतलब बराबर। एक बहुत ही माइंडफुल टैक्टिक्स उनकी बहुत सॉलिड रहती है, मतलब किस टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना है, कहाँ पे फिजिकल हम वीक होने वाले हैं तो वहां पे कैसे खेलना चाहिए, वो सब चीजें की हमने देखी है, क्योंकि हमने जब ये कतर वतर से भी मैचेस खेले तो वो चीजें हमको समझ में हाँ आई। तो एग्जैक्टली। मतलब पूरे अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, फुटबॉल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मतलब कमाल। डन और है बहुत बराबर। और एशिया कप की एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, हम्म। जापान जैसी टीम के अगेंस्ट कभी हमने खेलते देखा नहीं है टीम को, इसलिए उसके अगेंस्ट का उतना ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो टीम हम्म बहुत ही हाईली एग्रेसिव, बहुत ही हाईली अटैकिंग खेलती है, तो वो टीम का उतना नहीं। हम्म लेकिन अदर टीम्स की बात करें तो भाई वी कैन, है ना, वी कैन प्ले बहुत ही अच्छा फुटबॉल अगेंस्ट दो कंट्रीज। तो हम्म। बिल्कुल बहुत ज्यादा नर्वसनेस की बात भी नहीं है। और अभी टीम्स के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, अभी जो भी सीजन रहा है अभी प्री सीजन, बराबर। तो मैं समझता हूँ कि हमको पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए एशिया कप के लिए, बाकी हम्म फिर वहां देखे जाएगा। एग्जैक्टली तो मतलब आपने जैसे बोला कि हम दोनों टीम के बारे में, दोनों टीम के साथ तो जीत सकते हैं अगर आपने अच्छा खेला तो आप बैक करोगे ऑब्वियसली। तो हम सब चाहते हैं कि टॉप 2 में क्वालिफाई करें। तो मतलब आपने जैसे बोला कि टॉप 2 में हम लोग क्वालिफाई कर देंगे अगर होपफुली, अगर अच्छे से खेला तो मेरे को तो मैं तो वही चाहता हूँ। एंड इवेंचुअली अगर सेमीफाइनल तक पहुंचे तो वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई हो जाएगा। बट मैं इतने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। मतलब हमारा जो गेम रहना, अभी हमारा जो माइंडसेट रहना चाहिए वो ऑब्वियसली पहले गेम बाय गेम। तो पहले अगर आप बड़ा एम के बारे में सोचेंगे तो टॉप 2 तो क्वालिफाई करना ही है। देन फिर बाद में अगर आपने ग्रुप्स वगैरह देखा रहेगा तो अगर अपसेट नहीं होता है ग्रुप सी में तो हमें सऊदी या तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो वो वैसा सीन है। तो बहुत लोग पूछते कि मतलब बहुत लोग मतलब मेरे भी लाइव स्ट्रीम पे आते हैं ना कि बोलते कि क्या हम लोग फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये तो देखो, ये तो बहुत बड़ी बात, मतलब आगे की सोच रहे हैं हम लोग। बट स्टिल अगर टॉपिक निकालता है तो थोड़ा मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है कि हो पाएगा या डाइसी है। देखो मैं अभी, देखो ये टीम नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, हम्म लेकिन मुझे अभी, मैं उतना श्योर नहीं जाता हूँ कि हम टॉप 4 में, मतलब सेमीफाइनल तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज आगे हम्म सऊदी या ऑस्ट्रेलिया में से जो वो है बहुत हम्म अच्छी टीम्स है। एग्जैक्टली। सऊदी का एक टाइम पे मैं बोल भी दूंगा कि सऊदी के अगेंस्ट में भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज अलग लेवल। तो वो तो है। वो एक अलग ही टीम चली जाएगी, तो मैं उतना श्योरिटी तो नहीं बोल सकता, इसलिए मैं किसी हाँ को वो दिलासा भी नहीं देता हूँ कि हाँ हम टॉप 4 में जाने वाले हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट टीम गेम प्ले ऐसा करके आए कि वहां पे वो हाँ दिखेगी, जैसे पहले हम क्वार्टर फाइनल खेले थे इसके पहले हाँ एशिया कप में, तो ओके। वैसा कुछ करके आए कि हाँ वो भी थोड़े से 1-0 से हार गए थे ना, तो वरना हम उसी टाइम वर्ल्ड कप चले आते तो मजा आ जाता। और एग्जैक्टली वो तो है। और बात करें, पिछले बार का स्क्वाड बहुत अच्छा था, अच्छा। लेकिन पिछले बार अपन खेल नहीं पाए थे कोविड के कारण, तो वो उस टाइम हम्म। काफी होप थी। अभी लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मैं उतना टॉप 4 के हिसाब से तो नहीं सोचूंगा, बस अच्छा। अच्छा करे यही है। एग्जैक्टली वही। और मतलब अगर मेरे को भी पूछोगे तो यार मैं चाहता हूँ कि टॉप 2 तो हो जाए, फिर बाद में अगर आगे समझो, मतलब मैं मेरी टीम से चाहता हूँ कि यार अच्छा फुटबॉल खेले। रिजल्ट का मत सोचो कि अगर तुम लोग 1-0 या मतलब हार भी आते तो चलेगा। बट मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरी टीम को देख के एट द एंड ऑफ द मैच कि भाई हाँ मेरी टीम ने मस्त खेला। ठीक है, आज हमारा दिन नहीं था तो वो हम नहीं कर पाए। बट मैं वही चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छा दे, बाकी तो बात कर रिजल्ट का तो देखे जाएगा।
तो वो मैं ऐसा मानता हूँ। और बाकी जो और AFC अंडर 23, चलो सैफ तो हम बात करेंगे, मैं इसी AFC अंडर 23 के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सितंबर में हम क्वालिफायर्स खेलने वाले हैं, और ग्रुप्स भी अगर मुझे पूछोगे तो ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा ये भी नहीं, मतलब हमें अगर हम, मेरे को लगता है कि एक कंडीशन में भी डालूंगा कि अगर हम लोग सही से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो हमें अच्छा चांस है कि भाई हम टॉप कर सकते ग्रुप पे। तो अभी यहाँ पर कोचेस के ऊपर अपडेट आता है कि कोई बोल रहा है कि फॉरेन करेंगे, या तो कोई बिबेना फर्नांडिस है, तो है ना, क्लिफर्ड मिरांडा। तो आपके ऊपर क्या रहेगा, अगर समझो आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आप AFC अंडर 23 के लिए कौन से कोच को चूज करोगे, और बाकी उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी बता दो ऐसे। देखो मैं उस हिसाब से चूज करना चाहूंगा। अगर आप देखो, एक ऑप्शन है अच्छा कि आप बिबियानो फर्नांडिस के साथ जा सकते हैं, लेकिन बराबर। बिबियानो फर्नांडिस की बात करें तो फिर सीनियर टीम के साथ उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, वो क्लिफोर्ड मिरांडा ने किया है। बराबर। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर यू हैव टू गो विद क्लिफोर्ड मिरांडा, अगर आप सीनियर एक्सपीरियंस वाइज जाते हैं तो। हाँ। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा कोचिंग का विबियानो का है, तो वो बिबियानो। बहुत बहुत मतलब बहुत ऐसा कॉन्ट्रेडिक्टरी टाइप का है, किसको लोगे किसको नहीं लोगे। तो एग्जैक्टली। तो अगर देखो क्लिफोर्ड के साथ भी आते हैं तो हमने उनकी टैक्टिक्स देखी है अभी सुपर कप में, वो भी एक अच्छे ओडिशा। कोच हैं। लेकिन यहाँ पे बराबर। बात ये आती है कि यहाँ पे आपके पास फॉरेन प्लेयर्स भी थे खिलाने के लिए। हाँ अब बराबर। बिबियानो कैसा है कि वो प्रॉपर इंडियन प्लेयर्स के साथ ही काम कर रहा है, तो उनको लेना एक प्लस पॉइंट रहेगा। हाँ वो तो है। तो अगर हम उनके साथ जाते हैं तो वो देखो अभी उन्होंने उनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर आप हम्म। एक्सपीरियंस की बात करें तो मोर देन क्लिफोर्ड मिरांडा उनके फॉरेन टूर्स उन्होंने करे हैं और टीम्स के साथ बहुत ज्यादा काम किया है। तो उनको एग्जैक्टली। रखना ज्यादा बेटर हो सकता है उस थोड़े हम्म। उस कंपैरिजन में। और हम्म। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट हमारा यही है कि वो टीम्स भाई कितने मैचेस खेल रही है सब, और हाँ। हमारी टीम तो अभी कैंप भी नहीं है हमारा तो। मतलब कैंप पे नहीं है ये, बराबर। हाँ ये मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो अंडर 20 सेफ कप खेला था वही वाली ऑलमोस्ट टीम रहने वाली है इसमें। कुछ बराबर। प्लेयर्स ऐड होंगे। तो भाई वो टीम तो कब खेली थी, अंडर 20 इससे कब क्वालिफायर थे तब खेली थी। बराबर। अब तब से तो कुछ नहीं खेला, तो अभी मतलब आपका सितंबर में जब वो रहेगा तो क्या हाँ। एक आप तो एक महीने का कैंप तो मुझे नहीं लगता दोगे, क्योंकि आधे प्लेयर तो क्लब के भी है ना। तो क्लब क्लब के के लिए तो भी उनका है। डूरांड कप की प्रिपरेशन वो सब भी रहेगी। तो एग्जैक्टली। कैसे मैनेज करोगे, और उस टीम वो जो टीम्स अभी चाइना तो अपना और पांडा कप वगैरह पता नहीं क्या क्या खेलने हाँ। वाली है ऊपर से। हाँ पांडा जून तो, में। तो भाई ये इतने सारे मैचेस आप इतनी वो टीम्स कितना वर्क कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। बराबर। तो ये एग्जैक्टली। एक नेगेटिव पॉइंट है, वो उसका मुझे डर है कि उसमें हम फिर टीम कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री बन पाएगी कि नहीं, क्योंकि आप बोलोगे 15 दिन में हम बना लेंगे, भाई वो तो साल भर से काम कर रहे हैं। वो तो है ही है। बस वो एक डर है मेरा। बाकी तो हम्म। अपने प्लेयर्स पे भरोसे की बात करेंगे तो भाई ये वो अंडर 20 वाले प्लेयर से बिल्कुल इन पे भरोसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा खेला था इन्होंने अंडर 20, इससे कब क्वालिफायर हुआ था उसमें भी बहुत अच्छा खेला था। तो खेलने के मामले में तो भाई पूरे डेडिकेटेड प्लेयर है, एकदम मजा आएगा उनको देखने में। पर बात वही है बराबर। कि वो साथ में खेलने का एक्सपीरियंस उनसे हमारे पास कम है। एग्जैक्टली। बराबर, वो तो है ही है। और मैं तो, अगर मेरे को भी पूछोगे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ स्कोर के ऊपर, बट वही है कि AFF या तो कितना जल्दी वो कैम्प करवाती है, और आपने बोला कि टाइम मिलेगा कि नहीं, और एक बात आती है कि भाई क्लब रिलीज करेगा कि नहीं प्लेयर्स को, तो वो भी बात आ चुकी है। तो वही कि अगर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो हमें चांस है, बिकॉज दूसरी टीम्स भी इतना खतरनाक प्रिपरेशन कर रही है, तो वैसा है। और द मेन टॉपिक द सैफ के बारे में है, और ये बार अगर आप सैफ देखोगे तो काफी कॉम्पिटिटिव लग रहा है, बिकॉज मेरी बात करूं तो मैंने जो लास्ट जो 2021 में था, आई गेस बांग्लादेश में था, तो वो एक सैफ मैंने प्रॉपर्ली देखा था। उसके पहले तो मैंने नहीं देखा था। तो ये वाला जो सैफ है, इसमें ऑब्वियसली अगर आप बात करोगे जो टफेस्ट ग्रुप मिल सकता था वो हमें मिल चुका है। अभी वही है कि हमको सही से तैयारी करनी है, और जो हमारा पहला ही मैच है इंडिया से पाकिस्तान के ऊपर, तो आपका क्या कहना है एंड सैफ के रिगार्डिंग, मतलब आप बताइए। हाँ सैफ कप के लिए तो ऑलमोस्ट मतलब भाई सब रेडी रहते हैं, क्योंकि सब पूरी वो एग्जैक्टली। गंद मचाने वाले लोग भी आते हैं इसमें तो ठीक है। तो सैफ कप के लिए तो ऑलवेज एक्साइटेड। मतलब देखो टूर्नामेंट की क्वालिटी है ही नहीं, अब इस साल आई है पहली बार क्वालिटी, तो ठीक है। तो एग्जैक्टली। मजा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वही है कि जो दो टीम बुलाई है वो एक्साइटमेंट उसके लिए है। अगर हाँ। वैसे रहते तो वैसे कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता सैफ के लिए, क्योंकि पता है कि वी आर द बेस्ट। तो हाँ कोई है ही नहीं, ठीक है। वो तो है। अब पिछले बार तो ऐसा हुआ था कि वो पता नहीं श्रीलंका से ड्रॉ, बांग्लादेश से ड्रॉ, वो पागल बना चालू था। तो वो वो तो चीज तो पिछले साल एकदम इगोर स्टिमिच को भी अलग लेवल पे क्रिटिसाइज किया था उस टाइम। हम्म। लेकिन इस बार चीजें अलग हैं, और इस हम्म। बार हमारी टीम अलग है। इस बार टीम ज्यादा और बेटर लग रही है मुझे, ठीक है। हम्म। और पहले मैच की बात करें भाई तो मतलब वो मैच ऐसा है कि बहुत ही एक ऐसा वाला मैच है जहां पे आपको हम्म। पता लगेगा कि
जो हमारे साइड वालों के ओरिजिन वाले प्लेयर्स है वो कितने कहाँ किस लेवल के हैं, अगर आ जाए तो, अभी तो एनओसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बोले, तो हाँ अगर आते हैं तो कितना मतलब कि उनके पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स किस लेवल के हैं और हमारा उस पर किस लेवल का फर्क पड़ता है। हमारा गेम प्ले अगर हमारे अगेंस्ट एक ऐसी टीम्स आने लग जाए, अगर मान लो हाँ बांग्लादेश भी पूरे अपने प्लेयर्स बुला ले, श्रीलंका भी बाहर के प्लेयर्स बुला ले, तो सैफ में हमारी कितनी फिर बखत बचेगी, कितनी बचेगी, वो चीज बराबर थोड़ी सी पता लगेगी। और मेन हाँ बात तो मुझे लगता है कि जैसे अभी बहुत कितने 9 तो प्लेयर्स उन्होंने बाहर से मंगा लिए हैं, हाँ तो देखो कभी कभी ऐसा होता भी है कि है ना, प्लेयर्स मेंटली थोड़ा सा वो सोचते भी यार इनके इसमें बाहर से 9 प्लेयर आ गए हैं, कैसे खेलेंगे, ये तो उनकी क्वालिटी भी अलग होगी, ऐसा कभी बराबर लगता है। अब हम्म मैं वो चीजें समझ रहा हूँ कि भाई हमारे प्लेयर्स, लेकिन अब देखेंगे क्या, क्योंकि हमारे एक अच्छी बात है कि हमारे काफी प्लेयर्स यूरोप वगैरह में खेले हुए हैं, तो हम्म थोड़ा सा गेम एक्सपीरियंस है उनको भी कि कैसे होता है हम्म यूरोपियन, अगर कोई यूरोपियन ओरिजिन वाले प्लेयर्स इधर आते हैं बराबर तो हाँ, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वाले मैच के लिए तो मैं उतना ही, लेकिन मुझे क्या, हमारा एक मैच बहुत अच्छा होने वाला है, वो है कुवैत के अगेंस्ट, कुवैत के क्योंकि अगेंस्ट कुवैत इस ग्रुप मतलब इस टूर्नामेंट सैफ की सबसे बेस्ट टीम तो वही बनने वाली है, भले उसकी रैंक नीचे है लेकिन बेस्ट टीम तो वही है, सबको पता है। तो बराबर वो बराबर टीम के अगेंस्ट मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज वो टीम खेल के आने वाली है सीरिया के अगेंस्ट, तो हम्म सीरिया के अगेंस्ट वो उसका स्कोर मार्जिन क्या रहने वाला है, उस हिसाब से एशिया कप में हमारा क्या रहेगा वो चीज़ आएगी दिमाग में यार इतना, ठीक है। बराबर तो वो देखने के लिए मैं हूँ, मतलब मेरा सैफ का फाइनल वही है, इंडिया वर्सेस हम्म कुवैत जो देखना है मेरे को, वो फाइनल मेरे लिए, तो उसमें अगर हमने एग्जैक्ट अच्छा कर दिया तो हम्म समझ जाओ कि इंडिया भी किस मतलब कितने पानी में है, कितना पानी के ऊपर कितना है, उसमें वो समझ तो में है आया। बराबर वो तो है ही और सैफ मतलब अगर आप देखोगे अगर अगर कोच अगर समझो अगर ये दोनों टूर्नामेंट्स में हमने अच्छा फुटबॉल खेल के अच्छे रिजल्ट्स भी निकाले तो फिर एक थोड़ा सा मतलब इतना नहीं बोलूंगा कि मतलब बोल रहे कि यार हम लोग अगर कुवैत और लेबनान को हरा दिया तो हम सीरिया के साथ तो जीत ही जाएंगे बट मेरा ये मानना नहीं है कि देखो ऑन द गिवन डे कोई दूसरा अलग खेल भी सकता है बट ये है कि अगर ये दोनों टूर्नामेंट्स में हम लोग अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और जीत जाते हैं दोनों टूर्नामेंट तो ये रहेगा कि फैंस के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ यार हमारी टीम जब एशिया में जाएगी तभी कुछ उखाड़ के ही आएगी तो वो वैसा सीन है एंड अगर आप बात करोगे अभी आगे कोच हाँ कोच के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं बिकॉज मेरे को तो बहुत पूछते हैं और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मतलब मैंने ज्यादा देखा नहीं है ज्यादा सही से देखा नहीं है बट आपने तो डेफिनेटली लॉर्ड ईगो स्टिमैच जैसे बोलते हैं उनको देखा है तो आपके ऊपर क्या व्यू है मतलब आपका क्या कहना है उसके ऊपर कि आप कैसे देखोगे उसका टेन्योर बिकॉज एएफसी एशिया कप जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसके बाद तो वो निकलने वाले इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ठीक है तो उसके ऊपर है एंड बहुत लोग बोल रहे कि अगर समझो मतलब एक क्वेश्चन आया था जब मैं स्टार्टिंग में स्ट्रीम कर रहा था कि समझो अगर ये दोनों टूर्नामेंट में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो एक दो जन बोले थे कि भाई इसको सैक कर दो तो मैं ये नहीं मतलब मैं बोलूंगा कि भाई हर कोई मोरक्को तो नहीं बन सकता कि वर्ल्ड कप के 100 दिन पहले आप नया कोच लाओगे फिर वो मिराकल हो जाएगा हाँ हो सकता है बट चांसेस कम है तो इसलिए आपका क्या कहना है हमारे लॉर्ड इगोर स्टिमैच के ऊपर तो जरा आपके थॉट्स बताइए देखो मैं इगोर स्टिमिच को एक बहुत बुरा कोच नहीं मानता हूँ, पहली बात तो, बराबर कि देखो उनके वैसे अगर आप प्रीवियस रिजल्ट बात करें उनकी कोचिंग करियर के, तो थोड़े से बेकार से रहे, क्लब करियर बराबर बोलेंगे या नेशनल, थोड़े से हम्म बेकार है। बस क्रोएशिया में स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मैनेजर थे वो स्टार्टिंग में, जब वो बहुत स्टार्टिंग में, तो उसकी हम्म वजह से फिर उनका कोचिंग करियर थोड़ा सा सेट भी हुआ था, तो उस चीज को बराबर बहुत साल हो गए है ना। लेकिन बराबर देखो सबसे पहले तो इगोर स्टिमिच को कभी भी टीम के साथ टाइम ही नहीं दिया गया, हम्म कभी भी, पहली बार दिया गया, अभी 15 मई से कैंप दिया गया उनको, पहली बार हुआ है, एग्जैक्टली ठीक है। बराबर तो कभी उनको टीम के साथ टाइम नहीं दिया, अब इतने कम टाइम में आपको कोच एक, अब देखो आप कई बोलते स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, देखो हम्म स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की फुटबॉल का खेलने का तरीका ही अलग था, हम्म उस तरीके के गेम प्ले से उसने ईस्ट बंगाल को कुछ नहीं करवा पाया, ठीक है। बराबर तो उनका खेलने का तरीका ही अलग था कि बॉल डालो, भागो और भागो कर दो, ठीक है, काउंटर हो गोल गया में तो हो गया। हाँ अब ये जो है, ये आप वो वाली फुटबॉल को ऑडियंस देखने में, ऑडियंस देख ही नहीं सकती थी वाली फुटबॉल, ऐसा था कि बस गोल हो गया तो जय हिंद, बस जय इतना कर बस देंगे। हाँ, अब यहाँ पे आप जो फुटबॉल को देख रहे हो कि हाँ हमारे प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, दिमाग थोड़ा सा इधर से लगा मगज लगा रहे हैं अपना, तो वो चीज हम्म अब दिख रही है ना। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली बोलेंगे कि, तो वो एक है कि एक थोड़ा सा गेम चेंज किया, अब हम्म स्टार्टिंग में गेम चेंज करने के चक्कर में प्लेयर्स को ऐसी आदत नहीं थी, तो स्टार्टिंग में हाँ बहुत ही खराब रिजल्ट मिले, क्योंकि वो चीज ही नहीं समझ में आ रही प्लेयर्स को, क्योंकि पहली बराबर बार बॉल पोजीशन खेल रहे हैं, इसके पहले क्या खेला है, लॉन्ग बॉल अटैक लॉन्ग खत्म। बॉल भागो हाँ अब खेल रहे हैं, अब जब से इगोर इसमें जाए तब से हमने गेम चेंज किया हमारा, हम्म तो स्टार्टिंग के ईयर्स में तो गेम चेंज होने में टाइम लग गया, अब थोड़ा सा हम्म समझ में आया है गेम उनका, प्लेयर्स को भी और हमको भी ठीक बराबर है।
एग्जैक्टली। तो अब वो चीजें दिख रही है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कुछ अच्छा, थोड़ा सा गेम प्ले हमको अच्छा दिखता है पहले के मुकाबले। लेकिन बराबर। अभी आप ये बोलेंगे कि है ना, बहुत क्या कैसे कोच है, बुरे कोच है। देखो वही बात आती है, टाइम आप दो तो हर हाँ, कोई कोच बहुत अच्छा करके देगा, ठीक है। वो तो है भाई। कोई भी कंडीशन में आप देख लो, तो वही है कि भाई कोच, आपको जब पता है कि अगर आपने ये 2 टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन दे भी दिया कि भाई बहुत बुरा खेले, मान लो कि आप फाइनल भी नहीं खेल पाए दोनों टूर्नामेंट के, हम ये भी समझ लेते एक टाइप से, हम्म। तो भाई ये कोई बुरी बात नहीं है, हम्म। ठीक है। क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड कप जीतती है और अगले वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि टीम बेकार है। बराबर। वो नहीं चली भाई, टैक्टिक्स नहीं चली, दूसरे भी हाँ, है ना, दूसरे भी तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वो एग्जैक्ट। ऐसी, तो इस चीज के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हम लोअर रैंक टीम से हार जाएंगे तो हमारे कोच खराब हो गया एकदम से। कोच वैसे ही है, टीम भी हाँ, वैसी ही है, बस कभी कभी होता है परफॉर्मेंस, जो टैक्टिक्स होती है भाई वो ऊपर नीचे हो जाती है, नहीं चल पाती है। तो उस चीज एग्जैक्टली। के लिए मैं एकदम से नहीं बोलूंगा कि सेक कर दो। अब आपको वहां, क्योंकि आप देखो, आप अगर 2 टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप मान लो किंग्स कप के टाइम से आप नए कोच को हायर करते हो कि अब तो नया कोच आएगा, अब वो हाँ। कोच अपनी दिमाग लेके आएगा, हाँ मैं ऐसा खिलाऊंगा, मैं लाता हूँ 4-2-3-1 लेके आता हूँ नया एक। क्योंकि बराबर। अब इंडिया टीम को 4-2-3-1 खेला ही नहीं कभी। बराबर। अब उस पर आप एकदम से खिलाने लग जाओगे तो प्लेयर्स बोलेंगे भाई ये क्या आ गया नया, अब उस पर सेट होना है हमको। तो किंग्स कप और एग्जैक्टली। वनडे का कप और जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है वो सेट होने में चला जाएगा कि भाई पहले फॉर्मेशन सेट कर दो, अब उसमें हमारी हाँ, रैंक और नीचे चली जाएगी। फिर उसके बराबर। बाद एकदम से एशियन कप आ गया और फिर ग्रुप स्टेज में कुछ हो जाएगा, बोलोगे भाई अब चलो इसको भी सेट करो। ठीक है। तो वो कोई मतलब की बात नहीं है। तो आपको अब इतना आपने दिया है तो इससे कब तक आपको अब कुछ भी परफॉर्मेंस कुछ भी हो आपको वहां तक रुकना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि एग्जैक्ट। बेकार परफॉर्मेंस आएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कमेटी है ये भाई दे रही है, कैंप के लिए टाइम दे रही है। उधर एशिया कप बराबर। के पहले कभी अभी से उन्होंने बोल दिया कि हम आईएसएल भी स्टॉप कर देंगे, सब कर देंगे, तो गेम टाइम जो है टीम के हम्म। साथ ट्रेनिंग का टाइम मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे तो। एग्जैक्टली। और मतलब ये वाली जो नई कमेटी है वो थोड़ा सोच रही है आगे, मतलब थोड़ा प्लानिंग वगैरह करके रख रहे हैं, जैसे कि आपने आईएसएल 1 महीना बंद होएगा तो सोच के रख रही है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब हड़बड़ी में कर दे, कि पहले से सोच के रख रही है हाँ भाई ये। और ये मतलब अगर आप देखोगे ना अभी तक, आज मैं मतलब आप सामने हो तो इसलिए मैं आपका मतलब वाह नहीं करूंगा, बट आज मुझे आप बोलते कि इगोर सिमंस के बारे में रियलिटी समझ गए, बिकॉज सी मैं किसको भी पूछता था कि कोई भी रहता था ठीक है, तो वो बोलता था कि हाँ यार ओके ओके है, ये है लॉर्ड वगैरह, उसको ट्रोल करना ही पता, बट आज एक्चुअली सही वे से मुझे समझा कि हाँ मतलब आपने जो बोला ना कि गेम टाइम, आप उसको टाइम नहीं देते थे, कैंप 10-15 दिन का ही रहता था या तो छोटा छोटा पीरियड ही रहते थे, तो वो मुझे समझ में आया। एंड देन फिर वन में अभी अगर आप देखोगे, आपको सुनने के बाद मेरा भी थोड़ा जो थॉट है उसके पीछे उसके व्यू है वो थोड़ा बदल गया। तो यार ये मामले में तो यार मतलब मैं बोलता कि थोड़ा मेरा भी थिंकिंग चेंज हो चुका है रिगार्डिंग ये। अभी थोड़ा सी एक लास्ट टॉपिक है बस, बाकी तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे पॉडकास्ट को। तो एक है कि भाई फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हम कब रियलिस्टिकली क्वालिफाई करेंगे, ऐसे बहुत सारे पूछते। और आई गेस आपका जो मैंने पॉडकास्ट देखा था रंजीत बजाज सर के साथ, तो उन्होंने भी बोला था कि 2034 तक वो कराएंगे, उनका एम है वैसा। बट आपको अगर आप पूछोगे तो आप क्या मानते हो वैसा? देखो मैं अभी करंट कंडीशन के हिसाब से हम्म। मैं 2034 में भी क्वालिफाई मुझे नहीं लगता हम करेंगे, रियलिस्टिकली बोलता हूँ। हम्म। क्योंकि एक वो चीज आई है, अभी कई लोग बोल रहे थे अरे टीम बढ़ा दी भाई, टीम बढ़ा दी है। तो हम्म। आप टीम बढ़ा दी ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप फीफा में आप तब तक इमेजिन ही मत करो जिस दिन, जब तक आप हम्म। उस लेवल पे नहीं खड़े हो जाओगे जहां पे ये कोरिया के साथ आप टक्कर कर रहे हो, है ना, इन टीम्स के बराबर। साथ आप टक्कर कर। क्योंकि हम्म। भाई कोरिया भी एक ऐसी टीम है जो हर बार क्वालिफाई नहीं, अभी हो तो अभी क्वालिफाई किया, वो भी एक ऐसी टीम रही है जो पहले क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। हम्म। तो वो बराबर। बहुत मुश्किल काम है। तो आपने टीम बढ़ा दी तो आपके पास थोड़ा सा स्लॉट्स आपके ज्यादा हो गए हो, क्या अलग बात है। लेकिन आप ये हम्म। तो देखो कि आपके ऊपर कितना है। बराबर। अभी भी आप टॉप 5 में नहीं हो ना, वो तो है। तो बहुत मुश्किल है। तो अभी सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई आपके पास जो रंजीत बजाज ने क्या कहा है कि मैं एक प्लेयर बनाना चाहता हूं जो वर्ल्ड कप में खेले, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ। अब लोग उनके वर्ल्ड कप बैच को वर्ल्ड कप का बैच पा रहा है कि रंजीत बजाज के ये 20 की 20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है। बराबर। तो तो भाई वो चीज बहुत मुश्किल है ना यार। क्योंकि आप हम्म। देखो सबसे मेन, एक तो देखो जब, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे जापान ने 91 92 के टाइम से उनका एक ड्रीम देखा था, हम्म। ठीक है, कि वर्ल्ड कप में खेलना है। अब वो टीम उस लेवल की एक्चुअली में, वैसे क्वालिफाई उन्होंने पहले कर लिया था बिकॉज वो एशिया के बेस्ट, तो स्टार्टिंग से उनका गेम सब वो पहले से था।
लेकिन अब वो उस लेवल पे आए कि वो एटलीस्ट वर्ल्ड कप में से लगता है कि जापान आई है वर्ल्ड कप में। पहले तो ऐसा जापान भी आई थी, पिछले बार के वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला था, रसिया वाले वर्ल्ड कप में भी जापान ने अच्छा खेला था, इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला। तो अभी थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे आया है। तो उनको कितना टाइम हो गया ना, 92 के हिसाब से देखो तो अभी क्या चल रहा है अभी, तो भाई वक्त कितना लग रहा है। तो अभी और जिस टाइम पे 92 में जापान ने चालू किया था, उस टाइम पे ऑलरेडी उनका फुटबॉल बहुत अच्छा था, और हमारा भी फुटबॉल अच्छा था लेकिन हमारा 1970 के टाइम से थोड़ा सा डाउन 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 92 तक हम बहुत नीचे चले गए थे। 1970 तक हमारा बहुत अच्छा खासा चला था हमारे भी, लेकिन वही एक बात आती है कि भाई आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, आप बहुत बड़ा नहीं सोच सकते। आपके प्लेयर्स भाई यूरोप की लीग्स में खेलना चाहिए, एशिया की टॉप लीग्स में खेलना चाहिए। अभी कितने खेल रहे हैं? एक भी नहीं खेल रहे। बराबर। एटलीस्ट आपके भाई 4 जे लीग में खेले, कोई 2 के लीग में खेले, कोई उधर जाके सऊदी में खेल ले, या और 2-4 यूरोप में खेले, तो आप प्लेयर्स से भी कॉन्फिडेंट रहोगे, अरे ये इनको आने दो भाई, ये यूं निकाल देंगे मैच। अभी आपके वांदे हैं सैफ, अभी आपके सैफ कप में वांदे होते हैं अभी आप किर्गिस्तान को बड़ी मुश्किल से हरा पा रहे हो, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले बात तो भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि वी विल प्ले 2030 में वर्ल्ड कप, और कहीं तो 2026 वर्ल्ड कप कैसे बोल देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो भाई अगर आप इतना क्लोज के वर्ल्ड कप को सोच रहे हो, तो आप भाई पहले ये जो टीम्स है ना, आपको पता है कतर वगैरह, भाई ये कतर वगैरह नेपाल इनसे खेलेगी तो वो 8-8 10-10 गोल मार सकती है इनको। बराबर। क्या हम मार सकते हैं इन पे गोल इतने? तो वो बात आती है ना, जब आप वो तो देखो, आप रियलिस्टिक देखते नहीं, आप ये देखते हो स्लॉट बढ़ा दिए हैं, हम भी कर जाएंगे क्वालिफाई। भाई स्लॉट बढ़ाने से तुम कैसे क्वालिफाई कर जाओगे? आगे भी तो है तुम्हारे। अभी आप उज्बेकिस्तान को हरा के दिखाओ पहले, कि सीरिया को एक तरफा हरा के दिखाओ। सीरिया उज्बेकिस्तान, मतलब सीरिया को तो हटा दो, उज्बेकिस्तान इतना डेवलपमेंट कर रहा है, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली। तो हमको एटलीस्ट पहले इनको बीट करना पड़ेगा। सीरिया 70 रैंक के आसपास चलता है, सीरिया और उज्बेकिस्तान, हाँ। तो उज्बेकिस्तान इतना करने के बाद 70 रैंक के आसपास चल रहा है, उनका एक प्लेयर सीरिया में खेलता है, तो अभी ऐसा सीन है उनका। तो पहले हमको वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने में हमको आगे 10 साल वहीं तक जाने वाले अपने तो। कि अभी तो हमने भी क्या बात करी कि हमको पहले तो बेबी लीग और फुटबॉल फॉर स्कूल को देखना है पहले तो मैं वर्ल्ड कप तो मैं उस दिन सोचना चालू करूंगा जब ये सब चीजें मेरे को ग्राउंड लेवल पे दिखेगी, कि जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा तो बेबी लीग चल रही है, फुटबॉल फॉर स्कूल चल रहा है, स्कूल लीग चल रही है, ये सब चीजें मैं दिखने लग जाएगी। फिर मैं सोचूंगा अब इंडिया टीम के ऊपर सोचना चालू करूंगा, इंडिया टीम अब क्या करेगी। बराबर। आप इधर कुछ नहीं है, मतलब ऐसा हो गया ना कि एक बिल्डिंग है, बेस ही नहीं है, और ऊपर आप सोच रहे कि 101 मंजिल कब बनेगी। भाई बेस तो बनाओ पहले। Exactly. वो वाला तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस चीज में तो मैं सोचता नहीं हूँ, बोलता भी नहीं, इसलिए मैं किसी को सपने भी नहीं दिखाता कि तब क्वालिफाई करेंगे। एग्जैक्टली, वो तो है, एंड आई कैन टोटली अग्री। मतलब वो ये कि पहले बात तो आपने जैसे कि बोला कि यूरोप में खेलने चाहिए, फिर बाद में हमें एशिया से कम्पीट करना पड़ेगा, एशिया में रेगुलर रहना पड़ेगा, एशिया की टीम के साथ अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप वर्ल्ड का सोचोगे। तो फर्स्ट हमारा एम रहना चाहिए कि वही प्लेयर्स बाहर जाके खेल सके जितना हो सके। एंड आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि जो अंडर 17 है, इसमें से आई गेस अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो थोड़ा शायद से चांस मिल सकता है कि बिकॉज अभी स्पेन टूर, जर्मनी टूर, तो मैं ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक वे में बोल रहा हूँ कि कोई अभी कितने सारे क्लब्स के साथ खेले, तो आई गेस कुछ कोच अगर कोई कोचेस को अगर हमारे प्लेयर्स अच्छे लग रहेगा तो शायद क्या पता कनेक्शन हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो अंडर 17 है उसमें शायद से 1 या 2 प्लेयर का अगर चांस मिलता है तो इट विल बी वेरी गुड। तो वैसा सीन है। एंड आई गेस एक मिनट, हाँ, तो इसी के साथ आई गेस ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा एंड करने की कोशिश करेंगे। और यस, बहुत सारे टॉपिक्स रह चुके हैं, बट ये हमारा जस्ट फर्स्ट टाइम था और ये हमारा प्रॉपर फर्स्ट पॉडकास्ट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच धीरेन्द्र भैया, आप आए, हमारे टाइम स्लॉट हमारे लिए निकाला, एंड आपका पहली बार आप हमारे चैनल पे आए थे, तो थैंक यू सो मच। और आज इतना 1 घंटा बात करके भी इतना ऐसा अच्छा लगा कि भाई इतना वैल्यूबल कॉन्वर्जेशन था, ये इतना वैल्यूबल कॉन्वर्जेशन है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब भी अगर आपको कुछ इंडियन फुटबॉल का रियलिटी जानना है, ठीक है, कोई बहुत लोग वाह मतलब हवाई में बात करते हैं, बट अगर आपको रियलिटी जानना है, प्रैक्टिकली जानना है, तो व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल, धीरेन्द्र दुबे सर मेरे लिए तो बेस्ट है। तो आई गेस थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर। एंड अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछी भी है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और यही कहना चाहूंगा, अगर मुझे जो भी देख रहा है, कि भाई देखो, इंडियन फुटबॉल को मतलब ये मत समझो कि हमारी क्वालिटी खराब है तो क्या होगा, कब जाएंगे। भाई एक टाइम था जब यही चीज वो कंट्री भी सोचती थी जो आज टॉप पे चल रही है, बट वो पहुंच गए।
वो पहुंच गए Exactly. क्योंकि उन्होंने सबने साथ में मिलकर सोचा, देखा, काम करा। तो हमको भी वही करना है, तो एकजुट Exactly. होना है फुटबॉल के लिए, तो हम भी बराबर. कर पाएंगे। और Exactly. यही चाहूंगा कि, है ना, कोई भी, और प्लेयर्स को भाई आप ट्रोल करो, क्रिटिसाइज करो, कोच को भी जो करना है करो, लेकिन हेट मत करना, बस ये चाहूंगा। बराबर. क्योंकि हेट करने लगे आते, जैसे आपने देखा था आईएसएल के टाइम पे, केबीएफसी बेंगलुरु प्लेयर को हेट कर रहे हैं, इस बराबर. टाइप प्लेयर्स को हेट मत करो, क्रिटिसाइज करो, बिकॉज क्रिटिसाइज स्पोर्ट्स में जरूरी है, वो लेकिन तो है. हेट नहीं करना है। और हाँ, हमेशा इंडिया के साइड पे खड़े होना, बस यही कहना चाहता हूँ। वो तो है, बिकॉज बहुत सारे लोग मतलब क्रिटिसाइज के चलते चलते ना फिर वो अपने फैमिली पे भी आते हैं, और हमने देखा बहुत सारे रिजल्ट देखे मैंने, और आप लोगों ने भी देखा जब भी वो वॉक ऑफ हुआ, एंड सुनील छेत्री सर को भी, मतलब इट्स नॉट सुनील छेत्री सर बट बहुत लोग प्लेयर्स को फैमिली तक चले जाते हैं, तो वो वैसा मत कीजिए यार। ठीक है, आप अपने क्लब को फॉलो करते हो, आप क्लब के लिए एकदम पेट्रोटिज्म वैसा सब हो, क्लब के टुवर्ड्स लॉयल हो, बट ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जब भी हम इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो तभी यही प्लेयर आपका हमारे काम आएगा, और यही लोग जो गाली देते हैं वही सपोर्ट करेंगे, तो वो तो यही है स्पोर्ट्स का। तो वैसी चीज है, एंड यस, इसी के साथ ये पॉडकास्ट एंड करेंगे। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबडी। अगर आपको पसंद आ रहेगा तो यार प्लीज आपका प्यार एंड सपोर्ट कमेंट्स में बताइए, और भी टॉपिक्स बाकी है बात करना, एंड बीच में डेफिनेटली जब भी टाइम मिलेगा इन द फ्यूचर और सारे पॉडकास्ट करेंगे। सो यस, इसी के साथ, एंड यस, हमारे धनराज भैया की भाई 50K के आसपास है, तो आई गेस मैंने सुना था कि भाई ये मतलब 50 मतलब आप सब्सक्राइबर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो आपको फुल इंडियन फुटबॉल पे करना है, बट स्टिल यार एक थोड़ा एक मोटिवेशन तो होता है, तो प्लीज यार यहाँ पर सब लोग जानते ही रहेंगे हमारे भैया को, बट लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्यार दिखाइए, एंड जल्दी से जल्दी 50K पहुंचाइए। एंड इसी के साथ ये पॉडकास्ट एंड करेंगे। आई रियली होप आपको पसंद आएगा, तो मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।